हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक चैनल। तो वेलकम है आप सबका डे 2 में। डे 1 में ऑलरेडी हम लोगों ने इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर दिया था और 30 डेज के अंदर हम लोग इकोनॉमिक्स कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें ऑलरेडी डे 1 में हम लोगों ने डिमांड का 50% चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और इस चैप्टर को आज ही हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलो बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। और अभी चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर कर दो कि आप इस चैनल पर एग्जाम तक लाइव क्लासेस, फ्री स्टडी मटेरियल, साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, गेस्ट पेपर, बहुत सी चीजें मिलने वाली है। तो जितने भी बच्चे हैं उनका भी बेनिफिट हो सके। चलो बिना देर करे स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। हाँ तो बेटा देखो, हम लोगों ने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड तक, मार्केट डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। हाँ तो बेटा हम लोगों ने लास्ट वीडियो में फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड तक सारे टॉपिक्स देख लिए थे। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे लॉ ऑफ डिमांड से और कोशिश क्या पूरी चैप्टर कंप्लीट करके ही जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो टॉपिक आता है इसमें वो है आपका लॉ ऑफ डिमांड। क्या है बेटा? लॉ ऑफ डिमांड। अब ये लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है? लॉ ऑफ डिमांड बोलता क्या है? तो लॉ ऑफ डिमांड बोलता है व्हेन प्राइस इंक्रीजेस, जब किसी का प्राइस बढ़ता है किसी भी कमोडिटी का, तो ये बोलते हैं उसकी डिमांड क्या होती है? अपने आप कम होती है। व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, व्हेन प्राइस डिक्रीजेस, जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है, जब प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है, ठीक है। व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, व्हेन प्राइस डिक्रीजेस तो डिमांड इंक्रीजेस, ठीक है। याद रखना हमेशा, जब किसी भी चीज का, कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है, और जब प्राइस घटता है यानी कि डिक्रीज होता है तो डिमांड क्या होती है? इंक्रीज होती है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन एक लाइन याद रखना, वो ये है, अदर्स फैक्टर्स will be constant when price increases demand decreases, price decreases demand increases, but other factor will be constant। ये चार बार बट लिख के आना, ठीक है, फ्लो बनाने के लिए बोल दिया बट। तो बट मतलब अदर फैक्टर विल बी कांस्टेंट का मतलब और फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे। और फैक्टर्स क्या रहेंगे सर? देखो बेटा, और फैक्टर्स थे ना, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, क्रेडिट फैसिलिटी, पॉपुलेशन, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो ये सारे जो फैक्टर्स आपने पढ़े हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड के, वो सारे के सारे कांस्टेंट रहेंगे। अगर आप उसको कांस्टेंट नहीं मानेंगे तो फिर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड बढ़ जाती है, तो इसलिए उसको हमें कांस्टेंट मानना पड़ता है। लॉ ऑफ डिमांड को समझने के लिए लॉ ऑफ डिमांड तभी काम करता है जब अदर फैक्टर को आप लोग कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है। पेपर में लिख क्या होगा? व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, व्हेन प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस, अदर फैक्टर विल बी कांस्टेंट, ठीक। उसके बाद देखो अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड लिखा ही है, तो वही चीज आपको लिखनी है। यहाँ पर क्या लिखोगे? लिखने का तरीका एकदम सिंपल, लिखना देयर इज नो चेंज। क्या लिखोगे? देयर इज नो चेंज इन, किसमें? इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जितने भी फैक्टर्स थे ना सब में लिख देना, देयर इज नो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। फिर क्या लिखोगे? सेम लिख देना, देयर इज नो चेंज इन, ठीक है, देयर इज नो चेंज इन, वो ले लो, क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन, ठीक है। फिर क्या है? तीसरे में लिख दो, इसी तरह करते करते सब लिख दो। देयर इज नो चेंज इन पॉपुलेशन, फिर लिखोगे देयर इज नो चेंज इन क्रेडिट फैसिलिटी, ठीक है। देयर इज नो चेंज इन सब्स्टिट्यूशन गुड्स, मतलब जितने भी फैक्टर्स थे सब में क्या लिखोगे? नो चेंज करके लिख दो। देयर इज नो चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक है। तो इस तरह से लिख के आओगे। देयर इज नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, तो 5 लिख देना। पेपर में क्या करोगे? मीनिंग लिखोगे, फिर इसका एजम्पशन लिखोगे, फिर इसका शेड्यूल बनाओगे, कर बनाओगे, फिर एक्सप्लेनेशन बनाओगे, और शेड्यूल भी बना के दिखाता हूँ, ठीक, जल्दी से। लास्ट वीडियो में हालांकि मैंने आपको समझाया था, लेकिन मैं अभी फिर से आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, ठीक। अब देखो शेड्यूल में क्या है, डिमांड शेड्यूल क्या होता है? जो डिमांड शेड्यूल, पहले तो शेड्यूल मैंने सिखाया था, एक बार फिर से बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कर रहे थे, यहाँ पर प्राइस, यहाँ पर आपने लिया क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक। एक मिनट, देखो बेटा, अब यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? प्राइस
यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। ये प्राइस है आपका और ये क्या आपका क्वांटिटी डिमांडेड है। तो प्राइस लिख लो यहां पर, ले लिया मैंने 40, 30, 20 और 10। तो प्राइस क्या हो रहा है, घट रहा है। हम लोगों ने क्या पढ़ा, जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है, जब प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है, यही पढ़ा ना आप लोगों ने। तो अगर ये बताओ प्राइस बढ़ता है डिमांड घटती है, प्राइस घटता है डिमांड बढ़ती है, ठीक है, इसी चीज को हम लोग टेबल में दिखाएंगे तो वो आपका डिमांड शेड्यूल हो जाएगा। तो लॉ ऑफ डिमांड आपको दिखाना पड़ता है शेड्यूल के अंदर। तो आप लोग क्या करोगे, देखो भैया 40 है, यहाँ पर ले लो, मान लेते हैं हम लोग प्राइस, डिमांड आपकी 50 थी, जैसे ही प्राइस कम हुआ, प्राइस 30 हुआ, वैसे डिमांड कितनी होगी 100, जैसे 20 हुआ कितनी होगी 150, जैसे 10 हुआ वैसे कितनी होगी 200। तो जैसे जैसे प्राइस घट रहा है वैसे वैसे डिमांड बढ़ रही है। ऊपर उल्टा देखो, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे डिमांड घट रही है। ये हो गया आपका डिमांड शेड्यूल। इसको आप कर्व में बनाओगे तो कैसे बनाओगे, देखो इसका आप लोग फिर यहाँ पे कर्व बनाओगे, ठीक है। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, और ये हो गया आपका ओरिजिन पॉइंट। यहाँ पर होगा आपका प्राइस और यहाँ पर होगा आपका क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। उस साइड होगा प्राइस, इस साइड होगा क्वांटिटी डिमांडेड। तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना है 50, 100, 150, 200, 50, 100, 150, 200। वहां पर क्या होगा 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। तो 10, 20, 30, 40, 50, और यहाँ पे मैंने लिया 200 तक। अब 50 से मतलब नहीं, 1460 तक ले लो, से मतलब नहीं, जहां से काम आपको वहां पे दिखाना पड़ेगा। तो ये होगा 40 भी कितना है 50, 40 भी कितना है 50, यहाँ पर बना लो पॉइंट, ठीक। फिर देखो 30 भी कितना है 100, 30 भी कितना आपका 100, फिर 20 भी कितना है 150, 20 पे 150, ठीक है। और फिर 10 पे कितना बेटा आपका 200, तो 10 पे कितना है आपका 200। दैट्स इट। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब इसको जो है क्या करोगे आप लोग, मैच कर दो, काम खत्म। ये कैसे बनेगा, ये क्या हो गया बेटा आपका, ये आ गया आपका डिमांड कर्व। क्या हो गया आपका डिमांड कर्व, दैट्स इट। इसको बनाना आप लोग ऐसे बना सकते हो। और हमेशा ये कैसा स्लोप बनता है, डाउनवर्ड स्लोप बनता है। कैसा स्लोप बनता है, डाउनवर्ड स्लोप बनता है। स्केल से बनाओगे एकदम सीधा सीधा, इसकी लाइन से लाइन टू लाइन बनेगा। समझ में आई बात। तो आप लोग कभी लॉ ऑफ डिमांड पेपर में पूछे तो लॉ ऑफ डिमांड की पहले सबसे पहले क्या लिखोगे, लॉ ऑफ डिमांड की मीनिंग लिखोगे, फिर उसके अजम्पशन लिखोगे, फिर इसका शेड्यूल लिखोगे, फिर इसका कर्व लिखोगे। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, ऐप डाउनलोड करो, उसमें फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में आना, वहाँ पे ऑलरेडी सारे नोट्स अपलोडेड है। उसके अलावा अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड होना है तो वहाँ पे आपको सारी अपडेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले वहीं पर आती है, ज्वाइन कर लो। मेरा मोबाइल नंबर है 8957250045 पर अपना नेम, अपना क्लास, अपना स्कूल, सिटी मेंशन कर देना, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर दूंगा। और आपको वहाँ कोई डाउट होगा तो आप मुझसे कोई क्वेरी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात वहाँ पर नहीं है, ठीक है। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना तो ले लो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं, ठीक ठीक है। अगला टॉपिक बेटा हमारा रीजन फॉर डाउनवर्ड स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व। टॉपिक का क्या नाम है, रीजन फॉर द डाउनवर्ड स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व, ठीक है। अब ये होता क्या है भैया, रीजन फॉर डाउनवर्ड स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व, क्या रीजन है कि हमारा जो डाउन स्लोप बनता है डाउनवर्ड बनता है। अभी हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा ना, स्लोप कैसे बन रहा था हमारा, डाउनवर्ड स्लोप बन रहा था। तो ये क्यों बनता है, क्या रीजन है, क्या कारण है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपको देखने को अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सॉरी, देखने को आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला है, ठीक है। इसको देख के जाना। सबसे पहला टॉप रीजन है, मतलब क्या रीजन है, क्या कारण है ये डाउनवर्ड बन रहा है, ये अपवर्ड क्यों नहीं बन रहा है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो एक सेकेंड, चलो भैया, ठीक है। क्या रीजन है कि जिसकी वजह से ये क्या बन रहा है,
डाउनवर्ड बन रहा है। तो आओ पहले चीज बताता हूँ तुमको। सबसे पहली बात, जब प्राइस बढ़ता है डिमांड घटती है, प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है। कैसा रिलेशन है इन दोनों के बीच में? इनवर्स रिलेशनशिप है। कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है। और इस बात को हमेशा याद रखना अपनी जिंदगी में कि जब जब कभी भी इनवर्स रिलेशनशिप होगा, कैसा? इनवर्स रिलेशनशिप, यानी कि उल्टा रिलेशनशिप होगा, तो हमेशा 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 जो आपका स्लोप होगा वो कैसा बनेगा? डाउनवर्ड बनेगा। कैसा बनेगा? डाउनवर्ड बनेगा। हमेशा जब भी इनवर्स रिलेशनशिप होता है स्लोप हमेशा डाउनवर्ड बनता है। अगर इनवर्स की जगह अगर बढ़ता और दोनों बढ़ता, एक घटता दूसरा घटता, तो आपका अपवर्ड बनता है। लेकिन याद रखना जब भी इनवर्स रिलेशनशिप होगा तो हमेशा का हमेशा कर्व कैसा बनेगा? डाउनवर्ड स्लोप बनेगा। ठीक है, देखो नंबर 1 पर है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। पहला रीजन क्यों बनता है भैया इनवर्स रिलेशनशिप और क्यों होता है डाउनवर्ड स्लोप, आओ देखते हैं। पहला रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इस टॉपिक के बारे में ऑन डिटेल आपको अगले चैप्टर में बताया गया है, तो मैं वहां पर हम लोग अब इस बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी टेम्पररी बता देता हूँ। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है? ये बोलता है कि एक इंसान जैसे जैसे अपना कंजम्पशन बढ़ाता है, एक इंसान जैसे जैसे अपना कंजम्पशन बढ़ाता है उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन आपका कम हो जाता है। जैसे जैसे आप किसी से कोई चीज आपको बहुत अच्छी लगती है, शुरू में कोई चीज आपको बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे आपको वो चीज धीरे धीरे अच्छी लगना क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल मान लो आपको भूख लगी है, ठीक है, आपको बहुत तेज भूख लगी है, आपको प्यास लगी है, आप गए, आपको घर वालों ने 1 गिलास पानी पिलाया, 1 गिलास वाटर आपने पिया, आपको सेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा मिलेगा। दूसरे में क्या होगा? थोड़ा कम मिलेगा, तीसरे में और कम, चौथे में मन नहीं करेगा, तो पांचवें में तो और मन नहीं करेगा, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद फिर करेगा। एक दिन बाद तो करेगा ना, मतलब 2-3 घंटे बाद फिर प्यास लगेगी ना। लेकिन उस टाइम जब आपको कोई चीज जरूरत से ज्यादा मिल जाती है तो फिर आपको वहां पे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। सेम मान लो आप एक मार्केट में गए हो, तो आपने एक शर्ट खरीदी, तो आपने जब एक शर्ट खरीदी तो वहां पे आपको सेटिस्फैक्शन बहुत बढ़िया मिला। आपने दूसरी शर्ट खरीदी तो उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा जितना पहली खरीद के मिला था। आपने सेम शर्ट तीसरी खरीदी तो आपको सेटिस्फैक्शन क्या हो जाएगा? धीरे धीरे क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो जब किसी भी चीज का कंजम्पशन हम लोग बार बार करते हैं, आगे करते हैं, तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन हमारा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यही बात बोलता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे जैसे हम लोग अपना कंजम्पशन बढ़ाते हैं वैसे वैसे उस कमोडिटी से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन हमारा डाउन होता जाता है। इज दैट क्लियर? यस सर, एक बार बोल देना, ठीक है, तो ये हो जाता है। लेकिन इसमें इसका क्या काम है भैया? इसकी वजह से डाउनवर्ड स्लोप कैसे बन रहा है, तो अब समझो। अब मान लो 1 शर्ट 2 शर्ट 3 शर्ट ले लिया, नहीं खरीदोगे ना, कहोगे अरे यार अब क्यों खरीदे, बस हो गया। लेकिन अगर दुकानदार बोले कि भैया जो शर्ट लिए थे आपने तीनों, अब मैं एक शर्ट और दे रहा हूं, लेकिन अगर ये 500 की थी तो मैं 300 की दे रहा हूं, यानी कि उसने क्या किया? प्राइस अपना कम कर लिया। जो चीज 500 की थी उसको 300 कर दिया, प्राइस अपना क्या कर दिया? कम कर दिया। और जब प्राइस कम हो जाता है तब तो कहोगे ना, अरे यार 3 लिया था, एक और ले लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, चौथी ले लेते हैं। तो जैसे ही उसने प्राइस कम किया वैसे ही आपने अपनी डिमांड बढ़ा दी, अदरवाइज आप लेने वाले नहीं थे। तो जब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी होता है तो आपको सेटिस्फैक्शन कम हो जाता है, आप नहीं खरीदते हो। लेकिन अगर प्राइस कम हो जाएगा और आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है तब भी आप कहोगे लाओ अच्छा एक खरीद ही लेते हैं ना यार। तो प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़ गई। कैसा रिलेशनशिप है भैया? इनवर्स रिलेशनशिप है। और जब जब जिंदगी में इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलता है तो वहां पर स्लोप कैसा बनता है? डाउनवर्ड बनता है। कैसा बनता है? डाउनवर्ड बनता है। समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया? पहला रीजन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से डाउनवर्ड स्लोप बनता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने कुछ लग रहा तो ले लो, नहीं रफ करते हैं। चल ठीक, चलो हटो भैया, हटो, हट जाओ। ठीक है, अगला टॉपिक है इनकम इफेक्ट। क्या है? इनकम इफेक्ट। ये इनकम इफेक्ट क्या होता है? इनकम तो समझते ही होगे, उससे पहले इनकम का कॉन्सेप्ट लो। 2 तरह की इनकम होती बेटा, एक होती है मनी इनकम, एक होती है हमारी रियल इनकम। पहली वाली का नाम मनी इनकम,
दूसरी वाली का नाम रियल इनकम। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मनी इनकम एंड रियल इनकम, पहले ये समझो फिर आके समझा दूंगा। मनी इनकम बोलता है, मनी इनकम का मतलब होता है कि जैसे जैसे, क्या चीज, जैसे जैसे, सॉरी, मनी इनकम का मतलब होता है जो पैसे हम लोग कमाते हैं, सॉरी, जो पैसे हम लोग कमाते हैं, जैसे मैंने किसी को पढ़ाया फीस मिली, मेरी मनी इनकम है। जो अर्निंग हम लोग कर रहे हैं, जो पैसे हम लोग कमा रहे हैं, वो क्या है, हमारी मनी इनकम है। और व्हाट इज रियल इनकम, अब समझो रियल इनकम क्या है। रियल इनकम का मतलब होता है जब हमारी परचेजिंग पावर कम ज्यादा हो जाती है। मतलब मान लो मेरे पास 100 रुपए, कितने रुपए, 100 रुपए, पहले भी 100 रुपए थे, बिफोर भी, आफ्टर, एक, ठीक है, कुछ समय की बात है, 6 महीने 1 साल की, 100 रुपया भी मेरे पास है, ठीक। अब कोई चॉकलेट ले लो जो कि 80 रुपीज, 80 रुपए मेरे पास है, कितने रुपए हैं, 80 रुपीज है, कितने रुपीज है, 80 रुपीज, मेरे पास 80 रुपए अभी हैं, ठीक है, मेरे पास 80 रुपए हैं। 100 रुपए की चॉकलेट पहले थी, 100 रुपए की चॉकलेट बाद में, 80 रुपए अभी भी मेरे पास है। अब मैंने क्या किया, 8 रुपए की एक चॉकलेट 10 रुपए की एक थी, कितने रुपए की थी, 10 रुपए की एक चॉकलेट थी। अगर बताओ मेरे पास 80 रुपीज है, 80 रुपए है, तो 10 रुपए के हिसाब से मैं कितनी चॉकलेट खरीद पाऊंगा, कितनी चॉकलेट खरीद पाऊंगा, बोलो, यहाँ इसको हटाओ, कितने रुपए थे मेरे पास, 80 रुपए पहले भी थे, यहाँ पर भी 80 लिख लो, 80 रुपए बाद में भी थे। अब ये बताओ, जब चॉकलेट 10 रुपए की थी, तो मैं 80 रुपए में कितनी चॉकलेट ले पाता था, 8 चॉकलेट। अगर 10 रुपए की एक है, तो 80 रुपए की कितनी चॉकलेट आएगी, 8 ही तो आएगी, तो मैं 8 चॉकलेट खरीद लेता था, राइट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, भाई 80 रुपए टोटल मेरे पास है, 10 रुपए की एक चॉकलेट है, तो मैंने कितनी चॉकलेट ले ली, 10 रुपए के हिसाब से 80 रुपए में आपकी 8 चॉकलेट आ जाती थी, ठीक है, पहले भी थे, बाद में भी मेरे पास 80 रुपए थे, लेकिन ये चॉकलेट का रेट 10 रुपए से घटकर 8 रुपए हो गया। अब ये तो प्राइस क्या हो गया, कम हो गया, तो अब मैं 80 रुपए में कितनी चॉकलेट खरीद पाऊंगा, 10 चॉकलेट, कितने चॉकलेट, 10, क्यों, भाई 8 रुपए की एक हो गई, तो 8 रुपए के हिसाब से 80 रुपए में 10 चॉकलेट आ जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही, तो इसको बोलते हैं मेरी परचेजिंग पावर बढ़ जाना। पहले मैं 80 रुपीज में 8 चॉकलेट लेता था, लेकिन अब मैं 80 रुपीज में 10 चॉकलेट लेता हूँ, मतलब समझ रहे हो, मेरी परचेजिंग पावर बढ़ गई। उतने ही पैसे में जब मैं कोई ज्यादा चीज खरीद पाता हूँ, परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, और जब परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल इनकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रियल इनकम बोलते हैं। समझ में आई बात। अब यहाँ पर इसका क्या मतलब है, डाउनवर्ड स्लोप का मतलब यहाँ पर बेटा ये है, और इतना सा है कि देखो, जैसे ही 10 रुपए से प्राइस 8 रुपए हुआ, प्राइस जैसे ही कम हुआ, वैसे ही देखो जब 10 रुपए था तो और चॉकलेट आती थी, लेकिन जैसे ही आपका रियल इनकम में चेंज आया, प्राइस 10 से 8 रुपए हुआ, प्राइस कम हुआ, वैसे ही देखो 8 से डिमांड क्या हो गई, ज्यादा हो गई। और कैसा रिलेशनशिप बना, इनवर्स रिलेशनशिप बना। और जब जब जिंदगी में इनवर्स रिलेशनशिप आता है तो डाउनवर्ड स्लोप बनता है। इज दैट क्लियर, समझ में आया या फिर नहीं आया? अभी भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, समझ में आ जाएगा। तीसरी बात करते हैं आपकी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की। किसकी बात करते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात हो रही है। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जो कि एक दूसरे की जगह पर यूज हो जाते हैं। यहाँ पर क्या मसला है, देखो यहाँ पर है आपका पेप्सी और यहाँ पर है आपका कोक। दोनों का रेट था सेम, 20 रुपए की पेप्सी, 20 रुपए का कोक। प्राइस पेप्सी का बढ़ा तो कोक की डिमांड अपने आप क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे 20 से 25 रुपए पेप्सी का रेट होता है तो लोग कहते हैं हम लोग कोक पियेंगे क्योंकि कोक 20 रुपए का मिलता है। लेकिन जैसे ही पेप्सी का प्राइस कम होता है तो कोक की डिमांड अपने आप कम हो जाती है, क्योंकि 20 से 15 रुपए का हो गया तो मेरा कहना है यार 20 पेप्सी 15 की मिल रही है, मैं कोक क्यों पीऊंगा, मैं पेप्सी से काम चलाऊंगा। समझ में आ रही बात? इतनी तो समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का क्या कहना है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का कहना है भाई साहब कि ये तो ठीक है, लेकिन अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ा तो कोक की डिमांड बढ़ी, ठीक है, लेकिन पेप्सी का प्राइस बढ़ने की वजह से पेप्सी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा? पेप्सी का जैसे ही प्राइस बढ़ा वैसे ही पेप्सी की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। और पेप्सी का प्राइस जैसे ही घटा पेप्सी की डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। तो दूसरे में ऐसी कंडीशन में जब इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, उसका खुद पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो कैसा इफेक्ट पड़ रहा है भाई, बढ़ रहा है, घट रहा है, घट रहा है तो बढ़ रहा है। तो कैसा रिलेशन देखने को मिल रहा है,
इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है। और जब जब इनवर्स रिलेशनशिप बनता है तब तब कैसा कर्व बनता है, डाउनवर्ड स्लोप बनता है। कैसा कर्व बनता है, डाउनवर्ड स्लोप बनता है। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? 3 पॉइंट आपके उम्मीद करता हूँ समझ में आपको अच्छे से आ गया। इसको मैं रफ कर दूं फिर आपको आगे बताता हूं भैया कि अब हम लोगों को क्या करना है। आई रफ नहीं हुए, कभी कभी यार क्या हो जाता है। चलो हटो। आ जाइए जाइए। अगला पॉइंट है इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। नंबर ऑफ कंज्यूमर जब बढ़ जाते हैं, जब नंबर ऑफ कंज्यूमर बढ़ जाते हैं तब भी डाउनवर्ड स्लोप बनता है। कैसे भैया आओ देखते हैं। इनवर्स रिलेशनशिप बनेगा तो डाउनवर्ड स्लोप अपने आप बन जाएगा। कैसे भाई आओ देखें क्या बात है। देखो जब कोई भी चीज़ नई आती है तो हमेशा क्या होती है, महंगी होती है। वैसे आईफोन वगैरह आया था या मोबाइल नया आया था, इवन कीपैड मोबाइल आया था तो 10-10 20-20 हज़ार रुपए का एक मोबाइल मिलता था आज से 15-20 साल पहले। तो प्राइस उसका बहुत ज़्यादा, एक कीपैड मोबाइल 10,000 रुपीज़ का। तो जब शुरू में प्राइस ज़्यादा होता है तो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स के क्या होते हैं, सॉरी नंबर ऑफ कंज्यूमर्स के क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक, लेकिन जैसे ही नंबर ऑफ कंज्यूमर क्या होता है, कम होते हैं, तो डिमांड भी उसकी क्या होती है, कम होती है। लेकिन जैसे ही वक्त के साथ अब कीपैड मोबाइल 1,000 का मिलने लगा है, जैसे जैसे चीज़ें पुरानी होती हैं उसका प्राइस भी क्या होता है बेटा, कम होता है। और जैसे ही उसका प्राइस कम होता है तो डिमांड उसकी अपने आप क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे ही प्राइस कम होता है उसकी डिमांड क्या होती है, अपने आप बढ़ जाती है। भाई प्राइस सस्ता हो गया तो नंबर ऑफ यूजर्स क्या होंगे, बढ़ेंगे, कंज्यूमर्स बढ़ेंगे। और कैसा रिलेशनशिप बनेगा, इनवर्स रिलेशनशिप बनेगा। और जब जिंदगी में इनवर्स रिलेशनशिप बनेगा भैया तो वहां पर क्या होगा, वहां पर क्या होगा, बोलो 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 जल्दी से फटाफट, डाउनवर्ड स्लोप बनेगा। समझ में आई बात? दिमाग में बसा लो कि जब इनवर्स रिलेशनशिप तब डाउनवर्ड स्लोप, जब इनवर्स रिलेशनशिप तब डाउनवर्ड स्लोप, इनवर्स डाउनवर्ड, इनवर्स डाउनवर्ड। याद रखना इस चीज को, बाकी अपने हिसाब से समझ लोगे तो काम हो जाएगा। पेपर आपका ऑलरेडी कंसेप्चुअल आएगा, रटने वाला सिस्टम खत्म हो गया, केस बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, उसकी प्रैक्टिस में कराऊंगा आपको इसी चैनल पे, इसलिए चैनल में बने रहो। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भी तो अब सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों को शेयर नहीं किया तो अब शेयर कर दो, क्लासमेट को शेयर नहीं किया तो अब शेयर कर दो। मुझको भी मोटिवेशन आएगा, आप लोग के लाइक कमेंट सब्सक्राइब आएंगे। अगर वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी तो एटलीस्ट लाइक करो और एक थम्स अप जरूर से दे दो, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन आए कि भैया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को कुछ चीजें समझ में आ रही हो, मेरा पढ़ाना भी सक्सेसफुल हो पा रहा है। लास्ट पॉइंट है सिविल यूजेस ऑफ अ कमोडिटी। अब ये क्या है भाई, देखो ऐसी कोई चीज जिसके सेवरल यूजेस होते हैं, सेवरल समझते हो, कई यूजेस होते हैं। जैसे मिल्क, अब दूध जो है, दूध से खोआ भी बनता है, दही बनती है, पनीर भी बनता है और दुनिया भर की तमाम चीजें बनती है। तो अगर कोई ऐसी चीज है जिसका प्राइस कम होता है, सेवरल यूजेस ऑफ कमोडिटी, तो उसकी डिमांड अपने आप क्या होती है, बढ़ जाती है। और जब क्यों बढ़ेगी, लोग कहेंगे ना बनाना शेक हम दुकान थोड़ी लेंगे, घर पे लेंगे, तो कैसा रिलेशनशिप बनेगा, इनवर्स रिलेशनशिप बनेगा। इनवर्स रिलेशनशिप बनेगा तो डाउनवर्ड स्लोप बनेगा। दैट्स इट टुडे, नहीं जैसे टुडे नहीं, मैं दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक। ठीक है, समझ में आई बात? ये टॉपिक हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट था। मुझे स्क्रीनशॉट लेना लग रहा है तो ले लो, बाकी नोट डाउनलोड कर लेना, ऐप डाउनलोड करके 2 मिनट रुको बस, फिर आके आपको कंप्लीट कराता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो जब तक। तो बेटा चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड क्या होते हैं। ये एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर से देखना। इसमें 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजन फॉर द डाउनवर्ड स्लोप और एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, तो एक्सेप्शंस का मतलब होता है जहां पर लॉ ऑफ डिमांड आपका काम नहीं करता है। हम लोगों ने पढ़ा है प्राइस बढ़ता है, डिमांड घटती है, प्राइस घटता है, डिमांड बढ़ती है, यही तो पढ़ा है ना आज तक कि प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगी डिमांड बढ़ेगी। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड बढ़ जाती है, प्राइस घटता है तो डिमांड घट जाती है। यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। तो जहां पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। नंबर 1 पहला गिफन गुड्स। क्या है बेटा, गिफन गुड्स, जहां पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। अभी गिफन गुड्स है क्या, पहले तो गिफन गुड्स का मतलब समझो ऐसे गुड्स जो सस्ते होते हैं, जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, गिफन गुड्स। अब गिफन गुड्स के केस में आप समझो, अगर मान लो गिफन गुड्स का प्राइस कम हो गया, अब मेरे कोई ऐसे गुड्स है जिसके प्राइस कम हो गए, कम थे भैया और कम हो गए। अब ये बताओ, तुम कंज्यूमर हो और पैसे तुम्हारे पास ठीक ठाक है, तो आप ऐसे गुड्स लेना चाहोगे? अरे यार उसका प्राइस तो कम हो गया, तो मेंटेलिटी होती है ना, अरे यार उसका प्राइस कम है, अच्छा नहीं होगा, खराब होगा, खराब होगा। हर चीज प्राइस कम है तो क्वालिटी क्या है आपके हिसाब से, क्या है, अच्छा नहीं होगा, तो लोग क्या करते हैं, उसको अवॉइड करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में उसकी डिमांड क्या होती है,
कम हो जाती है। बहुत से लोग मजबूर है तो वो तो खरीदेंगे, उनको छोड़ दो, लेकिन नॉर्मल पीपल जो है, मिडिल क्लास लोग हैं, उनको लग रहा है प्राइस कम हो गया अच्छी नहीं होगा। बहुत से लोग कैसी मेंटेलिटी होती है, तो वहां पर डिमांड क्या होती है, कम हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में ये बताओ, हम लोग तो यही पढ़ते आए ना, प्राइस बढ़ता है डिमांड घटती है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइस घट रहा है तो डिमांड घट रही है, तो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। नंबर 2, सिंबल स्टेटस। सिंबल स्टेटस क्या होता है? सिंबल स्टेटस का मतलब होता है, कुछ लोग होते हैं जो अपना स्टेटस रिप्रेजेंट करते हैं, वो लोग जानबूझ से, बड़े बड़े लोग जो होते हैं, अंबानी अडानी, कोई चीज महंगी चीज आती है तो जानबूझ से उसको खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपना अपना स्टेटस मेंटेन करना है। स्टेटस, महंगी घड़ी, महंगी ये, महंगा वो, महंगी कार, महंगा बंगला। क्यों? क्योंकि भाई दुनिया की नजर बनना है ना। तो जब किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो वो जानबूझ से उस चीज की डिमांड बढ़ाते हैं, और जैसे ही प्राइस घट जाता है कहते हैं भैया ऐसा है, इट डज नॉट सूट आवर सिंबल स्टेटस, ये हमारे स्टेटस को सूट नहीं करती है, तो यहाँ पर वो प्राइस घटने पर डिमांड घटा देते हैं, और यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड आपका फिर काम नहीं कर रहा है। प्राइस बढ़ता डिमांड घटती है ना, तो यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है, तो यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड आपका काम नहीं कर रहा है। नंबर 3, एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइस, फ्यूचर प्राइस। फ्यूचर लिखो यहाँ पर, एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइस। यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस होती है फ्यूचर प्राइस से रिकॉर्डिंग, किसके? फ्यूचर प्राइस के रिकॉर्डिंग। तो वहां पर क्या होगा भाई, फ्यूचर प्राइस का मतलब ये होता है कि जहां पर आपको एक्सपेक्टेशंस है कि आने वाले टाइम में क्या होगा, आपका प्राइस बढ़ सकता है। जब आपको ऐसा लगे कि मान लो एक कमोडिटी है, ये कोई खाने पीने की चीज़ है, कपड़ा है, सूट है, जो भी है, अगर आपको लगता है कि 2 दिन बाद इसका, या 2 महीने बाद, मोबाइल है कोई चीज़, मोबाइल मान लो, तो आपको लगता है कि इसका प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाला है, फ्यूचर में, फ्यूचर FUTUR, फ्यूचर प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ने वाला है। तो जब आपको लगेगा फ्यूचर प्राइस बढ़ने वाला है, तो आप क्या करोगे, अभी डिमांड बढ़ा दोगे। क्यों? अरे यार कल को महंगा हो जाएगा, इससे अच्छा आज ही खरीद लेना। कंज्यूमर क्या सोचेगा, कल को महंगा हो जाएगा, चलो आज ही खरीद ले। लेकिन उसको लगता है कि फ्यूचर प्राइस कम होने वाला है, तो वो डिमांड क्या करेगा, घटा देगा। क्या करेगा, डिमांड घटा देगा। यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा, यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा, नहीं करेगा। लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यार प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड बढ़ रही है, तो यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। अब क्लियर होगा। इमरजेंसीज, चौथा है, इमरजेंसी का मतलब होता है, बहुत से लोग इमरजेंसी में, अब मान लो कोई बीमार है, कोई पेशेंट है, कोई उसको खतरनाक बीमारी है, और उसका यार उसका जो है दवा का, मेडिसिन का प्राइस बढ़ गया, तो वो क्या करेगा, मेडिसिन लेना बंद कर देगा? नहीं करेगा। 20 रुपए की 30 रुपए की हो गई, तो वो तो कांस्टेंट रखेगा ना, डिमांड थोड़ी ना कम करेगा। प्राइस बढ़ने पे डिमांड घटा थोड़ी देगा, या फिर प्राइस कम होने पर ज्यादा मेडिसिन तो ले नहीं लेगा, जितनी जरूरत है उतनी तो खाएगा ना यार। तो यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता इमरजेंसी के भी केस में। क्लियर हो रही है। नंबर 5, चेंज इन फैशन। कोई चीज फैशन में चेंज आ गया, फैशन में चेंज आ गया और उसका प्राइस ज्यादा है। प्राइस ज्यादा हो डज नॉट मैटर, अगर फैशन में चेंज है तो लोग कहते हैं हमें भी वही सलमान खान वाली चीज खरीदनी है, हमें भी वही जो है वरुण धवन वाली चीज लेनी है, ठीक है। तो प्राइस बढ़ने पर डिमांड बढ़ जाती है, जब फैशन में कोई चीज आ जाती है तो लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर रहा। लास्ट, क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप। कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है कि अगर प्राइस ज्यादा है तो उसकी क्वालिटी भी क्या होगी, अच्छी होगी। अगर प्राइस ज्यादा है तो क्वालिटी भी क्या होगी, अच्छी होगी। तो वो लोग उसकी डिमांड क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। और जब उनको लगता है प्राइस कम है यार, तो क्वालिटी भी क्या होगी, खराब होगी, तो उसकी डिमांड घटाते हैं। तो यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप के टॉपिक पर भी। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, भी लास्ट टॉपिक को कराता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है चेंज इन डिमांड। क्या है, चेंज इन डिमांड। इसको पढ़ते हैं, चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चेंज इन डिमांड का मतलब क्या होता है? देखो डिमांड में क्या होता है बेटा, चेंज होता है। तो डिमांड में, इसको पूरा बंद कर दो। डिमांड में क्या होता है, चेंज होता है 2 तरह का, ठीक है। तो जो चेंज होता है उसमें पहला होता है, इसको बोलते हैं मूवमेंट, ठीक है। क्या होता है, मूवमेंट। और दूसरा क्या होता है बेटा, शिफ्ट। डिमांड में चेंज 2 तरह के होते हैं। पहले चेंज को हम लोग बोलते हैं बेटा मूवमेंट, दूसरे चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, शिफ्ट, ठीक है। मूवमेंट इन डिमांड, शिफ्ट इन डिमांड, ठीक है। अब मूवमेंट जो होती है वो 2 तरह की होती है। एक होती है एक्सपेंशन इन डिमांड। क्या होती है,
एक्सपेंशन इन डिमांड, और दूसरी जो होती है वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ठीक है, और शिफ्ट भी दो तरह से होती है, एक होती है इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, और फिर दूसरा क्या होता है, डिक्रीज इन डिमांड। ठीक, ठीक है ना। तो चेंज इन डिमांड में दो तरह से चेंज होता है, एक होता है मूवमेंट, दूसरा क्या होता है, शिफ्ट। मूवमेंट में क्या होता है, एक्सपेंशन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। शिफ्ट में क्या होता है, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। चलो अब आगे बताता हूँ क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक्सपेंशन इन डिमांड क्या होता है, उससे पहले जान लो मूवमेंट और शिफ्ट क्या होता है। मूवमेंट और शिफ्ट क्या होता है, देखो जब प्राइस में चेंज होने की वजह से, किसमें, जब प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज हो, जब प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज हो, उसको हम लोग बोलते हैं मूवमेंट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, मूवमेंट। जब प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, और शिफ्ट किसे बोलते हैं भैया, शिफ्ट हम लोग बोलते हैं जब प्राइस में चेंज ना हो लेकिन किसी और वजह से डिमांड में चेंज हो। डिमांड में चेंज तो यहां पर भी होगा, डिमांड में चेंज तो यहां पर भी होगा, लेकिन जब प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज होगा उसको हम लोग बोलेंगे मूवमेंट, और जब अदर फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज होगा उसको हम लोग बोलेंगे शिफ्ट। फिलहाल हम लोग बात करते हैं मूवमेंट की, तो मूवमेंट में जब प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज होता है उसको हम लोग बोलते हैं मूवमेंट। अब उसमें सबसे पहले आता है एक्सपेंशन इन डिमांड। देखो और समझो, मान लो ये एक है आपका डिमांड शेड्यूल, ये है आपका प्राइस, ये क्या है आपका क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक, क्या है आपका प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड। अब प्राइस यहां पर कितना है बेटा, 30, 20, 10। प्राइस में चेंज हो रहा है, प्राइस में चेंज हो रहा है ना, और जब प्राइस में चेंज होने से डिमांड में चेंज हो वो क्या होता है, मूवमेंट। ठीक, अब 30 है में 50, 20 में 100, 10 में 150। ठीक, और अब दूसरी चीज, अब एक्सपेंशन इन डिमांड क्या होता है, एक्सपेंशन इन डिमांड का मतलब होता है जब प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड बढ़े, जब प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड बढ़े, डिमांड इंक्रीज हो, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड। कैसे बनेगा इसका कर्व, देखो ये है आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये है आपका ओरिजिन पॉइंट, ये है आपका प्राइस, और ये क्या है आपका क्यूडी मतलब क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी क्या है, 50, 100, फिर 150। प्राइस क्या है आपका 10, 20 और 30। अब बताओ 30 पे कितना, 50, 30 पे कितना 50, 20 पे कितना, 20 पे कितना 100, 10 पे कितना, 10 पे कितना होगा 150। कैसे बनेगा, यू बनेगा। कैसे बनेगा, यू बनेगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन इन डिमांड। कैसे है ये एक्सपेंशन इन डिमांड, देखो पहले ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे आप कहाँ जा रहे हो, आगे की तरफ जा रहे हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड। जब डिमांड बढ़े, प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड बढ़े, वो क्या होता है एक्सपेंशन इन डिमांड। देखो ये बढ़ रही है ना, ये क्या हो रहा है, आप ए बी सी आगे की तरफ जा रहे हो, ये न्यू जा रहे हो आगे, है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड। इतना समझ में आया, ठीक है। आगे देखो दूसरा क्या बेटा, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। क्या है, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो इसमें क्या होगा, ये बेटा आपका प्राइस है, ये आपका क्यूडी यानी क्वांटिटी डिमांडेड है। जब प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज हो लेकिन डिमांड घटे, जब प्राइस में चेंज होने से डिमांड बढ़ी एक्सपेंशन डिमांड, जब प्राइस में चेंज होने से डिमांड घटी कॉन्ट्रैक्शन डिमांड। कैसे होगा भैया, मान लो प्राइस था 10, 20, 30, प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो डिमांड क्या थी पहले 150, फिर हुई 100, फिर क्या हुई 50। मतलब जब प्राइस बढ़ने लगा तो डिमांड क्या होने लगी, घटने लगी। कैसे बनेगा इसका कर्व,
ये आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, ये आपका ओरिजिन पॉइंट, ये है आपका प्राइस, ये आपका क्यूडी यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। क्वांटिटी डिमांडेड कितना है 50, फिर 100, फिर 150, 50 100 150। प्राइस में कितना है 10 20 30, कितना है 10 20 30। ठीक, अब देखो 30 भी कितना है, 10 पे कितना है 150, 10 पे कितना है 150। ठीक, 20 पे कितना है 100। ठीक, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और 30 पे कितना है 50, और ये पॉइंट सी है। कर्व कैसे बनेगा, कुछ क्यों बनेगा, कैसा कर्व बनेगा, ये अपवर्ड बनेगा। क्या बनेगा, अपवर्ड की तरफ बनेगा। मतलब इसमें आप नीचे की तरफ जा रहे थे, कर्व तो डाउनवर्ड ही है, सॉरी कर्व डाउनवर्ड ही है, लेकिन आप कहाँ जा रहे हो, उल्टा जा रहे हो। पहले 150, फिर 100, फिर 50, मतलब यू जा रहे हो, उल्टा जा रहे हो। यहाँ पर नीचे जा रहे थे, यहाँ पर कहाँ जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन इन डिमांड। क्लियर होगी बात, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं इंक्रीज इन डिमांड। किसकी बात करते हैं हम लोग, इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड में क्या होता है भाई, ये आपकी प्राइस, ये आपकी क्वांटिटी डिमांडेड। क्या है, प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस, अब देखो यहां पर क्या होगा, शिफ्ट में प्राइस में चेंज नहीं होता है। ठीक है, शिफ्ट में प्राइस में चेंज नहीं होता, लेकिन डिमांड में चेंज होता है। जैसे प्राइस 20 था, प्राइस 20 है, और आगे भी 20 है, लेकिन डिमांड बढ़ रही है 50 100 150। मतलब प्राइस में चेंज नहीं हो रहा बेटा जी, लेकिन डिमांड में चेंज हो रहा है। कैसे होगा भाई, पहली बात, जब प्राइस में चेंज ना हो और डिमांड में चेंज हो, वो है शिफ्ट। और डिमांड बढ़े प्राइस में चेंज ना होने से, वो है इंक्रीज इन डिमांड। कैसे होगा, यहाँ पर है आपका प्राइस, यहाँ पर है आपका ओरिजिन पॉइंट, ये है आपका क्यूडी यानी क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी आपकी 50 100 150। प्राइस है आपका 10 20 30। प्राइस 20 पे कितना था 50, 20 पे कितना था 50, फिर 20 पे कितना है 20 पे 100, फिर कितना 20 पे 150। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ये क्या हो गया, आप आगे की तरफ जा रहे हो। क्या हो गया, आप आगे की तरफ जा रहे हो। समझ में आ रही बात। तो इसको हम लोग बोलते हैं, पहली बात तो शिफ्ट हो रहे हो, मतलब यहाँ पर मूवमेंट हो रही थी, इधर इधर जा रहे थे, यहाँ पे यहाँ से यहाँ जा रहे, यूं यूं हो रहा है ना, इधर इधर नहीं हो रहा। इसको हम लोग बोलते हैं शिफ्ट। और बढ़ रहा है, तो ये क्या आपका इंक्रीज इन डिमांड। ये क्या आपका इंक्रीज इन डिमांड। इज दैट क्लियर। चलो आगे देखो, लास्ट आता है हमारा डिक्रीज इन डिमांड। क्या आता है, प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड, इसमें क्या होगा, डिक्रीज इन डिमांड है। सेम रहेगा, प्राइस पे तो कोई चेंज होगा नहीं, 20 20 20। डिमांड क्या हो रही है, घट रही है। जब प्राइस कांस्टेंट रहे, प्राइस में चेंज ना हो लेकिन डिमांड बढ़े, वो है इंक्रीज इन डिमांड। नहीं, जब प्राइस कांस्टेंट रहे लेकिन डिमांड घटे, वो है डिक्रीज इन डिमांड। कैसे होगा, ये है आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका ओरिजिन पॉइंट, ये है आपका प्राइस, और ये है आपका क्यूडी। क्यूडी का मतलब होता है क्वांटिटी डिमांडेड। 10 20 30 50 100 150। ठीक, 20 भी कितना, 20 भी कितना 150 पॉइंट ए, फिर 20 भी कितना 100 पॉइंट बी, 20 भी कितना 50 पॉइंट सी। कैसे बनेगा, ये आगे की तरफ जा रहे थे इंक्रीज इन डिमांड, पीछे की तरफ वापस जा रही है क्या आपका डिक्रीज इन डिमांड। ये है आपका इंक्रीज इन डिमांड, ये क्या है आपका डिक्रीज इन डिमांड। इज दैट क्लियर, हाँ कि ना। इतना बताया, उतना समझ में आया कि नहीं आया, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ये हो गया आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, इसको हम बोलते हैं चेंज इन डिमांड। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लो। चैप्टर एंड है आपका चैप्टर नंबर 1। डे 2 में आपका चैप्टर नंबर 1 मैंने कंप्लीट करा दिया। अब डे 3 में हम लोग स्टार्ट करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर सप्लाई, फिर थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर
4th या 5th डे में स्टार्ट करें, क्योंकि पहले एक सिस्टमेटिक वे में डिमांड है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, सप्लाई इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, फिर आपका थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर आएगा। तो 30 डेज फॉलो करो, पूरी इकोनॉमिक्स कंप्लीट करो और एंजॉय करो और अच्छे से पढ़ो। तो हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है, मेहनत करनी है और बेस्ट अपना दे के आना है। बाकी नंबर तो कम ज़्यादा होते रहते हैं, उसका मसला नहीं है, लेकिन हमें अपना बेस्ट देना है ताकि कल को हमें रिग्रेट ना होने पाए, यार काश मैंने वो ऐसा कर लिया होता। रिग्रेट जो होता है ना एक टाइम के बाद इंसान को, वो बहुत अंदर ही अंदर खा जाता है, तो वो रिग्रेट नहीं करना है। बाकी मार्क्स है, कम ज़्यादा होता रहता है, पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन हमें अपना बेस्ट देना है और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है कि हम भी कुछ करके आपके लिए दिखाएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। अभी तो काफ़ी टाइम है, लेकिन अभी से बोल रहा हूँ, और मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। तब तक की थैंक यू सो मच।